वेलकम स्टूडेंट, वेलकम अगेन। देखिए बोर्ड में लिखा हुआ आप पा रहे हैं क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऑब्वियसली आज हम लोग इसी टॉपिक को करेंगे। तो इसमें हम लोग दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। पहला इंट्रोडक्शंस, दूसरा मेथड ऑफ सॉल्यूशंस। तो मेथड ऑफ सॉल्यूशंस के दो भाग होंगे आपके। एक कहलाएगा आपका एल्जेब्रिक मेथड्स और दूसरा कहलाएगा ज्योमेट्रिकल मेथड्स। ज्योमेट्रिकल मेथड्स मीन्स ग्राफिकल मेथड्स। एल्जेब्रिक मेथड्स में आपको तीन मेथड्स दिए हुए मिलेंगे। एक कहलाएगा एलिमिनेशन मेथड्स, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड्स और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो मेथड्स में हम लोग बाद में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन चलते हैं। तो इंट्रोडक्शंस में हम टॉपिक्स को ही थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या टॉपिक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बड़ा लंबा टॉपिक है। लगता है कि इतना बड़ा चीज़ है, कैसे समझेंगे क्या है। तो वन बाय वन हम लोग टॉपिक्स को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लीनियर वर्ड को समझेंगे। लीनियर इक्वेशंस मीन्स लीनियर, आप पॉलिनोमियल में भी सुन चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स इसकी डिग्री 1 होगी और ये इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन क्या होता है? अभी तक इक्वेशंस के बारे में आपने बहुत ही जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 6 में या 7 में पढ़ा होगा। इक्वेशन में क्या होता है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर उसको इक्वेट करते हैं यानी उसके इक्वल टू एक दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई कांस्टेंट लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेटेड विथ अनदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अ कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगा यानी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू अ कांस्टेंट और अनदर पॉलिनोमियल, ऐसा आप कह सकते हैं, उसको इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है यानी डिग्री इसकी 1 होगी। इन टू वेरिएबल्स यानी दो वेरिएबल होंगे यानी दो अननोन क्वांटिटी होगा। चलिए एक लीनियर इक्वेशन हम लिखते हैं दो वेरिएबल्स का और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, इसको हमने इक्वेट किया 0 से यानी कांस्टेंट से, तो ये इक्वेशन हो गया। अब देखिए वेरिएबल, टू वेरिएबल, तो यहाँ x और y दो वेरिएबल यानी दो अननोन क्वांटिटी हैं। a b c क्या होगा? कोई भी रियल नंबर होगा जहाँ a मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। a और b 0 नहीं होने चाहिए। अगर a और b 0 हो गया तो x और y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो वेरिएबल रहा ही नहीं, तो ये फिर इक्वेशन कैसे होगा? ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम लोग एक रियल फॉर्म लेते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का। सपोज करिए हम लोग ले लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब x y के कुछ वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, x और y के क्या होंगे? कुछ वैल्यू होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो कितने वैल्यूज़ हो सकते हैं x और y के? x और y के इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो सकते हैं। कितने वैल्यू हो सकेंगे? मैनी वैल्यूज़। आप जितना चाहें उतने वैल्यू x और y के निकाल सकते हैं और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी x का वह वैल्यू जो आप निकाल रहे हैं और y का वह वैल्यू जो निकाल रहे हैं यहाँ रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह के कितने वैल्यू होंगे? मैनी वैल्यूज़। ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ, मीन्स दो लीनियर इक्वेशन होंगे। ठीक है, यानी यहाँ तो हम एक लिए, तो एक लीनियर इक्वेशंस के कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन अब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं, मीन्स ऐसा लीनियर इक्वेशन लेंगे जिसमें दो लीनियर इक्वेशन हो। तो चलिए
इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसके लिए a को हम लोग a1 कर दिए, b को हम लोग b1 कर देंगे और c को c1 कर देंगे। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म एक इक्वेशन का लिखे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड लेंगे। तो इसके a को इसके a से डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको a2, b2 और c2 कर दिए। तो देखिए दो इक्वेशंस हो गए, ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस के में क्या है कि a b c क्या है, इसके कोएफिशिएंट है। x के कोएफिशिएंट को a से दिखा रहे हैं, y के कोएफिशिएंट को b से दिखा रहे हैं और c हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कंडीशंस होंगे इसके सॉल्यूशंस के? तो अगर हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं, तो इसके सॉल्यूशन हो भी सकते हैं, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन होंगे या सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्या मतलब हुआ कि x और y का कोई एक वैल्यू हो सकता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या x और y का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सॉल्यूशन होंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे ये देखेंगे। और सॉल्यूशन नहीं होगा तो समझ ही गए कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी x और y का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो अगर इसके सॉल्यूशन होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, इसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी x और y के कई वैल्यू हो सकते हैं, सो मैनी वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, या इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और तीसरा कंडीशन जो होता है ये होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी ऐसा x और y का वैल्यू नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो अब हम लोग बिना सॉल्व किए हुए कैसे जानेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है हमको, उसका क्या कंडीशन होगा, कि उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, एक सॉल्यूशन होगा, या मैनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, या उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो उस कंडीशंस के बारे में हम लोग चलते हैं। तो क्या कंडीशन होता है कि अगर इफ़ a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो, अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं हो तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, देन इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशंस कहता है कि अगर a1 by a2 इज़ इक्वल टू b1 by b2 हो और ये c1 by c2 के भी इक्वल होगा, तो इसके होंगे मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन आता है। ऑब्वियसली तीसरा कंडीशन में कहता है कि अगर a1 by a2 इज़ इक्वल टू b1 by b2 बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू c1 by c2, अगर a1 by a2 और b1 by b2 दोनों इक्वल हो और ये c1 by c2 के इक्वल अगर नहीं हो, तब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो आपने देखा किस कंडीशंस में इसके सॉल्यूशन होते हैं या सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो दो कंडीशंस हमने दो कंडीशंस में सॉल्यूशन होते हैं और ये एक तीसरा जो कंडीशन है इसमें सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर सॉल्यूशन होता है, अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो
तो उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो तो इसको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट। यानी ये दोनों कंडीशन जो है ये कहलाता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है। और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ये कहलाया इनकंसिस्टेंट। मीन्स दो इक्वेशंस जिसके सॉल्यूशन हो या वो यूनिक हो या मैनी हो, तो वो सिचुएशन कहलाता है कंसिस्टेंट। मीन्स इक्वेशन क्या कहलाएंगे, इक्वेशन जो होंगे वो कंसिस्टेंसी में होंगे, और अगर उसके सॉल्यूशन नहीं हो तो उसको हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को भी देखेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वेशंस को लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं दो इक्वेशन लिख के रखा हूँ। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गए, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब अगर हम x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 लेते हैं, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 लेते हैं, तो क्या आता है, यहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 दिस इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम दूसरे इक्वेशन में ये x और y का वैल्यू रखते हैं, x के जगह पे 2, यानी 3x मीन्स 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज़ 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। देखिए, तो LHS में x और y का वैल्यू रखे तो RHS आ गया दोनों इक्वेशन में। मीन्स ये जो x का वैल्यू है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके मतलब और भी अगर कोई दूसरे वैल्यूज़ हम लोग रखें यहाँ पर तो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, लेकिन दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सपोज़ करिए कि हम लोग x इक्वल टू रख दिए 3 और y इक्वल टू -1। तो देखिए यहाँ रखते हैं, तो 2 इंटू 3 प्लस -1, तो ये हो गया 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, ये आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, तो फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो गया ये वैल्यू से। अब सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1, तो ये हो गया 9 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 7। देखिए 8 नहीं आया। तो इस तरह से अगर हम लोग कोई भी डिफरेंट वैल्यूज़ x और y का रखेंगे तो एक इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर लेगा, लेकिन दूसरे को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी वो वैल्यू यहाँ रखने से 8 हमारा नहीं आएगा अगर पहला वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो x का ये वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो 5 नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस इक्वेशन का केवल यही सॉल्यूशन हो सकता है, यानी ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशंस हमने आपको बताया था, अभी तुरंत बताया था आपको, मैंने मिटा दिया कि अगर a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग सबसे पहले इक्वेशंस में कोएफिशिएंट को चूज़ करेंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2। चूज़ करने का क्या तरीका है, x के पास गए, x को छोड़ दिए, उससे जो मल्टीप्लाई किया हुआ है पहले इक्वेशन के लिए वो a यानी a1। y के पास जाते हैं, y से जो मल्टीप्लाई किया हुआ है वो कहलाएगा b1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो y से देखिए यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं है, तो किसी भी टर्म में 1 उसका एक 1 मल्टीप्लाई किया हुआ होता है। तो यहाँ पर b1 इक्वल टू 1
ऑब्वियसली जो बच गया वो C1। सेकेंड इक्वेशन के लिए x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 2 और ये c कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब a1/a2 हम लोग लिखते हैं, a1/a2 तो ये हो गया 2/3। अब b1/b2 लिखते हैं, b1/b2 ये हो गया 1/2। देखिए a1/a2 2/3 और b1/b2 1/3, तो a1/a2 और ये b1/b2, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू का साइन देंगे, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमने बताया था कि अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। अब जब हम लोग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? ग्राफ ड्रॉ करने से हमको लीनियर इक्वेशन का एक लाइन मिलता है, इस तरह का लाइन मिलेगा। तो दो इक्वेशन है, यानी दो लाइन मिलेंगे। अब ये दो लाइंस जब हम लोग ड्रॉ करेंगे प्लेन पे, तो क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं लाइंस के, वो सिचुएशन हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास 3 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला लाइन, दोनों लाइन, एक लाइन ऐसा हुआ और दूसरा लाइन इसको इंटरसेक्ट करता हुआ होगा, यानी पहला सिचुएशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगे। दूसरा सिचुएशन आएगा हमारा, उसको हम लोग कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट क्या हुआ? एक लाइन ऐसा आया, सपोज करिए पहला इक्वेशंस का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, उसका लाइन क्या हो गया? इस तरह से आ गया। जब दूसरा लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो भी इसी पर लाई कर रहा हो, यानी इसको हम लोग कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। अब थर्ड सिचुएशन क्या आ सकता है? थर्ड सिचुएशन क्या हुआ कि एक लाइन हम लोग ड्रॉ किए पहले इक्वेशन के लिए, अब जब दूसरे इक्वेशन का लाइन हम लोग ड्रॉ करना शुरू किए तो ये क्या हो गया? ये इसके पैरेलल आ गया, यानी थर्ड कंडीशन हमारा आएगा पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस आते हैं ग्राफ में, यानी क्या हो गया? लाइंस या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या एक पे दूसरा लाइन लाई करेगा, या फिर दोनों लाइंस क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। तो अब इसको भी हम लोग देखेंगे कि कब लाइंस पैरेलल होंगे, कब इंटरसेक्टिंग होंगे और कब एक दूसरे पे लाई करेंगे। तो सेम कंडीशंस आता है इसमें भी। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या किया था? 2 इक्वेशंस लिए थे, 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ले लेंगे हम लोग। फिर से लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो 3 कंडीशन हमने बताया था। पहला कंडीशन बताया था a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा बताया था a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू c1/c2। एंड थर्ड कंडीशन था a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उस दोनों इक्वेशंस का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो लाइंस होंगे वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी ये होंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, दूसरा कंडीशंस, अगर a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 हो और ये c1/c2 के भी इक्वल हो तो इसके जब ग्राफ ड्रॉ किए जाएंगे तो जो लाइंस होंगे वो क्या होंगे? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक लाइन दूसरे लाइन पे
लाई करेगा। पहला लाइन ड्रॉ करेंगे पहले इक्वेशन के लिए, फिर जब दूसरा लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे दूसरे इक्वेशन के लिए तो उसी लाइन पे वो आएगा, उसको कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। कब होता है? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। इस कंडीशन में देखिए यहाँ क्या होगा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस कब होते हैं? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो लाइंस पैरेलल होंगे। तो देखिए इस तीन कंडीशंस में हमने लीनियर इक्वेशंस के तीन तरह के प्रॉपर्टीज़ बताए। अब इस तीनों प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको एक टेबल बना करके दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए। चलिए उस टेबल को देखते हैं हम लोग। देखिए दो इक्वेशंस यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 2। तो हमने इन इक्वेशंस में तीन कंडीशंस बताए थे। तो हम लोग पहले लिखते हैं कंडीशंस, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशंस हमने बताया था? पहला कंडीशन बताया था कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हमने बताया था a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू c1/c2। और थर्ड कंडीशंस था मेरा a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशंस के आधार पे हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताए थे। तो अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग लेंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा कि अगर a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 हो तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स वन सॉल्यूशन होगा, केवल x और y का एक वैल्यू होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए, यानी तीनों अगर इक्वल होगा तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? मैनी सॉल्यूशन यानी इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। कहने का मतलब हुआ कि x और y के बहुत सारे वैल्यूज़ होंगे, इन्फिनाइट वैल्यूज़ होंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। अब तीसरा कंडीशंस कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशंस में नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन x और y का नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। अब देखिए, अब हमने बताया था ग्राफ, लाइंस के कंडीशंस क्या थे कि ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे इसके तो ग्राफ में यहाँ होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी एक लाइन दूसरे लाइन को कट करेगा। तो अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो तो ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इस कंडीशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो क्या होगा? इस कंडीशंस में होता है कोइंसिडेंट लाइंस, यानी दोनों लाइन एक दूसरे पे, पहला लाइन ऐसे हुआ, दूसरा लाइन भी इसी पर आएगा तो इसको कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन, यानी दोनों लाइन सेम पॉइंट पे एक ही जगह आर पार होंगे। और ये कंडीशन देखिए, जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 हो,
बट नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो इसके लाइंस जो होंगे यानी ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये लाइंस क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे, यानी एक लाइन ऐसा तो दूसरा लाइन इसके पैरेलल होगा। अब कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंटी देखते हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो जिसके सॉल्यूशन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। तो इस दोनों कंडीशंस में सॉल्यूशन होते हैं, तो ये दोनों होगा कंसिस्टेंट, ये भी होगा कंसिस्टेंट, और ये होगा इनकंसिस्टेंट। अब देखिए इस कंडीशंस को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी। तो ये कहलाएगा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, और ये इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी कब होगा, जब तीनों इक्वल होंगे। तो ये सारे कंडीशंस थे, ये सारे पॉइंट्स थे, इस पर बेस्ट आपको MCQ क्वेश्चंस आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रह गया क्या, सॉल्यूशंस, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन के आधार पे क्या क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड टॉपिक्स में हम लोग कुछ MCQs का प्रैक्टिस करेंगे। तो कीप वाचिंग द वीडियो देखते रहिए, आपको इस तरह के वीडियोस मिलते ही रहेंगे, और आप हमसे जुड़े रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।